Hello students, so today we are going to start with our first chapter of History, India and the Contemporary World Part 1. Part 2 हम लोग अपने 10th क्लास में पढ़ेंगे. 9th क्लास में मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, पार्ट 1 पढ़ना है. तो जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा वो फ्रांस के बारे में है, जो फ्रांस में रिवोल्यूशन हुई थी, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं. अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली ये है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुई, उसके क्या क्या रीजंस थे और वो रीजंस क्यों बने. हमें ये भी पढ़ना होगा कि वो रीजंस क्यों बने, और साथ ही साथ इसमें हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो हमें एक्चुअल में पता भी होने चाहिए अपनी लाइफ में, या हमें हिस्ट्री से अलग जो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट में प्राइसेस क्यों बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हो जाती है, और भी ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन चैप्टर फर्स्ट, फ्रेंच रिवोल्यूशन. सबसे पहली चीज़, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है. जब किसी सोसाइटी में किसी भी तरह से लड़ाइयाँ करके हम लोग एक बिग चेंज ले आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं. तो यानी कि इससे एक बात क्लियर हो गई है कि इस चैप्टर में हम लोग एक बिग चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो बिग चेंज कहाँ हुआ होगा, फ्रांस में हुआ होगा. तो फर्स्ट है हमारा 14 जुलाई 1789. ये क्या है, ये है वो डेट जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी. मतलब कि हम लोग डायरेक्टली उस दिन की बात कर रहे हैं जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी. वो जानने के बाद कि उस दिन क्या हुआ, तब हम लोग वापस आएंगे उसके रीजंस पढ़ने के लिए. जैसे आजकल हमारी मूवीज़ में भी होता है, पहले लास्ट सीन दिखाया जाता है, उसके बाद उसकी मूवी समझाई जाती है. तो सेम चीज़ इसमें भी होगा. तो पढ़ते हैं कि 14 जुलाई को ऐसा हुआ क्या था जिसे हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन बोल दिया. इसमें क्या हुआ था कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि फ्रांस में एक किंग था, मतलब कि वहाँ पे मोनार्की थी. और वो किसकी मोनार्की थी, लुईस 16 की. XVI रोमन में लिखना है, लुईस 16. ये लुईस 16 बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था. और क्या हुआ था कि जब ये राजा बना था, जब ये किंग बना था, तो उस टाइम पे इसके जितने भी फंड्स थे वो सब खत्म हो चुके थे. मतलब वो राजा तो बन गया बट उसके खुद के खर्चे उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. तो उसने शादी कर ली. जब उसने शादी की वो 20 साल का था, पर उसने अकल लगाई. उसने शादी अपने किसी प्रेमिका से नहीं की, उसने दिमाग लगाया और ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी की. और क्यों शादी की, ताकि उसको उसका फंड मिल सके. तो अब क्या हुआ था, अब क्योंकि वो किंग है तो वो कहीं अच्छी जगह रहता होगा, हमारी तरह नॉर्मल घरों में नहीं. तो वो एक फोर्ट में रहता था, मतलब कि एक किले में. जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, वैसे एक फोर्ट था फ्रांस में, बास्टिल फोर्ट. तो क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 राजा जो था यानी कि लुईस 16 वो बास्टिल फोर्ट में रहता था. उसका नाम लुईस 16 है. एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1774. 1789 हमारी रेवोल्यूशन की डेट है. वो थ्रोन पर बैठा कब था, उसे वो थ्रोन मिला कब था, 1774 में मिला था. नेक्स्ट, अब उस एक फ्रेंच रिवोल्यूशन में उस एक पर्टिकुलर दिन पे हुआ क्या था. क्या हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे लोग. तो लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया अराउंड 7000 लोगों का. अब 7000 लोगों का ग्रुप बना करके, क्योंकि वो उस राजा से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे, किल से हुए थे, तो वो लोग जा करके उसके पूरा जितना भी किला था, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उन सब में तोड़ फोड़ मचा दी. यानी कि 7000 पीपल गैदर, वो लोग एक साथ इकट्ठे हुए. ब्रेक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया. एंड ब्रेक बास्टिल फोर्ट, और जा करके उस किले को भी तोड़ दिया. और हाँ, जब हम लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या किसी फोर्ट की बात करते हैं, या कोई भी ऐसा प्लेस जो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हो, तो उसे फ्रांस में चेतियोक्स बोला जाता है. ये वर्ड आपको 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी. अब नेक्स्ट क्या हुआ कि इस लड़ाई में वो जो किंग था उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस फोर्ट का जो कमांडर था वो मर गया था. उसमें ध्यान रखना, कमांडर, ना कि किंग. किंग को तो बहुत ही अच्छे से मारा जाएगा, वो भी बाद में जाके. तो क्या हुआ, कमांडर ऑफ द फोर्ट डाइड. जो कमांडर था फोर्ट का वो मर गया. एंड प्रिजनर्स वर रिलीज. अब मेन बात ये आती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया. उन्होंने कुछ प्रिजनर्स की वजह से किया, और वो प्रिजनर्स मतलब कि 7000 लोग कुछ प्रिजनर्स को छुड़ाने गए थे, और वो सिर्फ 7 थे.
उन्होंने 7 जनों को बचाने के लिए 7000 लोगों का ग्रुप बनाया, किला तोड़ दिया, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ दी, और ये सारा हंगामा मचाया किसके लिए? सिर्फ उन 7 लोगों के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा अब बात आती है कि ये सब कुछ क्यों किया गया? क्योंकि दिस वॉज डन बिकॉज दे हेट किंग एंड हिज डिस्पोटिक पावर्स। वो उसके किंग को और उसके डिस्पोटिक पावर्स को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। डिस्पोटिक मतलब जो क्रूर शक्तियाँ होती हैं, मतलब कि किसी को परेशान करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो जो डिस्पोटिक पावर्स थी उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा किलसे हुए थे। एंड फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड, मतलब उन्होंने किला तोड़ा, वहाँ से जो टुकड़े मिले उसको जा करके बाज़ार में बेच दिया, चोर बाज़ार में बेच दिया, और वहाँ से पैसे ले लिए। और वो किसने खरीदे? वो उन लोगों ने खरीदे जो अपने पास पुरानी चीज़ों को रखना पसंद करते हैं। अब बात आती है लुई 16 के बारे में फिर से, कि लुई 16 मैरिड मैरी एंटोइनेट। वो जो प्रिंसेस थी ऑस्ट्रिया की, उसका नाम क्या था? मैरी एंटोइनेट, द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। वो पूरे ऑस्ट्रियन एम्पायर की प्रिंसेस थी। नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि अभी हम लोग सिर्फ किंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ, और किंग का जो कैरेक्टर स्केच है एक तरह से वो पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि किंग ने क्या किया, यूएसए में उस टाइम पर उसने अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, मतलब कि अमेरिकन कंट्रीज जो थी, 13 अमेरिकन कंट्रीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। एक कॉमन एनिमी से बोला, मतलब सॉरी, कॉमन एनिमी जो सबका था उससे अमेरिका की 13 कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिलाई थी फ्रांस ने उस टाइम पे जब थ्रोन पर लुई 16 था। अब उसने ये नहीं सोचा कि मैंने हेल्प तो कर दी है, पर वो हेल्प की कहाँ से? उसके तो खुद के पास पैसे नहीं थे, तो इस वजह से उस पर जो है डेट आ गया था 2 बिलियन लिवर्स का। अब ये क्या है? ये है फ्रांस की करेंसी जो पहले चलती थी, अब वो वहाँ पर मतलब नहीं चलती है, डिमोनेटाइजेशन हो गया वहाँ पे भी। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि एंड दिस वॉर एडेड डेट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवर्स। डेट का मतलब होता है किसी पे कर्ज आ जाना, यानी कि हिंदी में उसको ऋण भी बोलते हैं। तो अब हमारे वहाँ पे क्या हुआ, अब ये सारी चीज़ें जो हुई, जो उस पर्टिकुलर 14 जुलाई को हुई, वो क्यों हुई थी, उसके कॉजेज हमें पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो फ्रांस था वहाँ पे एक किंग था लुई 16, और उसने वहाँ पे उसके वहाँ पे रिवोल्यूशन हो गई थी क्योंकि लोग उसके डिस्पोटिक पावर्स को हेट करते थे और लुई 16 को भी हेट करते थे। इसलिए 7000 लोग एक साथ गैदर्ड हुए। उन्होंने जाके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को और बास्टिल फोर्ट को तोड़फोड़ मचा दी, यानी कि तोड़ दिया। उसके फ्रेगमेंट्स को मार्केट में बेच दिया, और वहाँ पे जो कमांडर था वो उस लड़ाई में उस पर्टिकुलर डे पे मर गया था। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे जाके 7 प्रिजनर्स को भी छुड़ाया था। अब ये सारी चीज़ें जो हुई वो किस वजह से हुई? एक तो आपको याद रखना है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि उसके पास अब काफ़ी ज़्यादा लोन बढ़ गया था। कितना? तकरीबन अप्रोक्स 2 बिलियन लिवर्स का। और ये क्या है? करेंसी ऑफ फ्रांस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई उसके कॉजेज क्या थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन होती है तो उसके हमेशा सेम रीजंस होते हैं, और वो सेम रीजंस क्या होते हैं? उनके रीजंस होते हैं इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और कुछ इमीडिएट रीजंस भी होते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें किसी भी रेवोल्यूशन की, चाहे वो यूएसए के रेवोल्यूशन हो, चाहे वो इंडिया में हो या फिर वो फ्रांस में हो, हर जगह रेवोल्यूशन के यही रीजंस होते हैं। अगर बाय चांस कभी याद ना आए कि हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं, तो यही पॉइंट्स हर बार होंगे। इंटेलेक्चुअल का मतलब जब हम लोग अपने दिमाग से कुछ सोच के, मतलब कि फिलॉसफीज बना के जब हम किसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा इंटेलेक्चुअल रीजन बन जाता है। किस चीज़ के लिए? कोई भी रेवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल रीजन,
जब हमारी जो मतलब कि जो भी वहाँ पे राजनीति जो भी चल रही होती है, चाहे वहाँ पे कोई मोनार्की हो या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, तो जब उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल रीज़न से होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रीज़न। लड़ाई कब होती है जनरली, जब पैसों की किल्लत होने लग जाती है, जब पैसे हमारे पास कम होने लग जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज़ रेवोल्यूशन में भी यही होता है, जब लोगों के पास पैसों की कमी होने लगती है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट इमीडिएट रीजंस। कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई सिचुएशन आई हो और उसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन ले ली हो। जैसे कि जब हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं और फिर अगर हमें छोटा सा पॉइंट मिल जाए तो हम लोग तुरंत मार पिटाई शुरू कर देते हैं उस एक पॉइंट के लिए, कि वो लड़ाई उस पॉइंट के लिए नहीं, किसी और रीज़न से होती है। तो उस कॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉज बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल से शुरू करते हैं, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम है कि फ्रांस में लोगों को कैटेगराइज किया हुआ था अलग अलग एस्टेट्स में। एस्टेट्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग लैंड से रिलेटेड बात करते हैं तो वो हमारा एस्टेट होता है। तो मतलब कि फ्यूडल सिस्टम में भी हमारे कुछ लैंड से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि हमने फ्रांस में लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट को क्लर्जी भी बोलते हैं, यानी कि जितने भी चर्च के फादर्स थे वो सब फर्स्ट एस्टेट में आते हैं। दोबारा से रिपीट करिए, फर्स्ट एस्टेट को क्लर्जी बोलते हैं, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है। और वहाँ पे कौन आते हैं, फादर्स ऑफ चर्च। चर्चेस के जितने भी फादर्स होते हैं वो सब किस में थे, फर्स्ट एस्टेट में थे। नेक्स्ट इज आर सेकंड एस्टेट, यानी कि नोबल्स। नोबल्स वो लोग थे जो किंग के सोल्जर्स या फिर रिलेटिव्स थे, उसके खास लोग जो थे वो सब क्या थे, नोबल्स लोग थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि थर्ड एस्टेट जो थी, ओनली टैक्स पेयर्स। अब थर्ड एस्टेट का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, उसे सिर्फ थर्ड एस्टेट ही बोला जाता था। और फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को किसी भी तरह के कोई टैक्स पे नहीं करना था, ये लोग टैक्स पेयर्स नहीं थे, टैक्स पेयर्स नहीं थे। और थर्ड एस्टेट ओनली टैक्स पेयर थी, मतलब पूरी सोसाइटी में, पूरे फ्रांस में जितने भी उन लोगों को टैक्सेस देने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन पे करेगा, थर्ड एस्टेट पे करेगी। अब थर्ड एस्टेट में कौन लोग आते हैं, जितने भी वहाँ पर पीजेंट्स हैं, जितने भी वहाँ पर लेबर्स हैं, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, लैंडलेस लेबर्स, ये सभी लोग कौन हैं, ये सब लोग थर्ड एस्टेट में इंक्लूडेड होते हैं। चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई एजुकेटेड पर्सन हो या अनएजुकेटेड पर्सन हो, मतलब सिर्फ फादर को छोड़ के और जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें छोड़ के जितने भी पूरी सोसाइटी थी वो क्या थी, थर्ड एस्टेट में इंक्लूडेड थी, मतलब कि वो ओनली टैक्स पेयर्स थे। तो अब ऑब्वियसली बात है कि टैक्स पेयर्स थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। टैक्स पेयर्स थे, ठीक है, साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को कुछ प्रिविलेजेस भी दिए हुए थे। प्रिविलेजेस, बर्थ प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मतलब कि जब कोई भी बच्चा इन दोनों में से किसी भी एस्टेट में जन्म लेगा तो क्या होगा, उसके जन्म लेते ही उसको वो राइट्स सारे मिल जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि सारी सोसाइटी के लोग एक ही एस्टेट में तो आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि सारे सोसाइटी के लोग एक एस्टेट में आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी खास लोग हैं, मतलब इन लोगों को ये जो पोजीशन मिली है ये इनके एफर्ट्स की वजह से नहीं मिली है, इन लोगों ने ये कमाई नहीं है। यही रीज़न है कि लोग इनसे चिढ़ते थे। अगर इन्होंने खुद से कमाई होती ये रिस्पेक्ट या ये पोजीशन उन्हें मिली होती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फ्रांस में इन दोनों एस्टेट्स को इसलिए स्पेशल पोजीशन मिली थी क्योंकि किंग चाहता था। तो एक तो किंग पर भी गुस्सा, ऊपर से इन दोनों सोसाइटीज़ पे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन, काफ़ी ज़्यादा एंगर था। तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न है, फर्स्ट कोज है एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन का, विच इज़ कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम, कि वहाँ पे लोगों को अलग अलग एस्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट नोबल्स। क्लर्जी में कौन कौन आता है, क्लर्जी में फादर्स ऑफ द चर्चेज आते हैं, और नोबल्स में कौन आता है, नोबल्स में सोल्जर्स ऑफ द किंग या फिर रिलेटिव्स ऑफ द किंग आते हैं। और किंग कौन है, लुई 16 है। लुई 16 कब आया था, 1774 में आया था। और कब रेवोल्यूशन हुई थी,
1789 में रेवोल्यूशन हुई थी, 14 जुलाई 1789। आपको ये डेट पूरी याद रखनी होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूडल ड्यूज के बारे में। अब फ्यूडल ड्यूज क्या था? ये फ्यूडल ड्यूज में हमारे सारे टैक्सेस आते हैं, मतलब कि फ्रांस में अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए हुए थे। और वो कौन कौन से टैक्सेस थे? सबसे फर्स्ट था टाइल। अब सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के टैक्स होते हैं। आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कि हमारे जो टैक्स होते हैं वो दो होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इंडिविजुअल खुद से पे करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लायबिलिटी किसी के ऊपर अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मैं मंथ में 20,000 रुपये या 50,000 रुपये कमा रही हूँ तो उस 50,000 पर जो इनकम टैक्स देना होगा वो मैं ही पे करूँगी। मैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ कि मैंने 50,000 रुपीज़ अर्न किए हैं तो इस टैक्स को तुम पे कर दो। तो यानी कि वो टैक्स जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल अभी मैंने बोला इनकम टैक्स। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे कि जब हम लोग शॉप पर जाते हैं और हम लोग क्रैक्स खरीद के लाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इसकी जो वर्थ है वो 5 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। उसमें सारे टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, मतलब हम लोग वहाँ पे टैक्स पे करके आ रहे होते हैं। जब हम उस क्रैक्स वाले को 5 रुपये दे के आ रहे हैं क्रैक्स के बदले में, तो हम लोग टैक्स भी पे करके आ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है बट हमारे थ्रू मिल रहा है, लेकिन हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, हमने कोई फाइल वहाँ पे नहीं किया है। तो क्या हो रहा है? हम लोग दे रहे हैं शॉपकीपर को और शॉपकीपर दे रहे हैं प्रोड्यूसर को, और जिसने भी वो क्रैक्स प्रोड्यूस किया है, वो जो मैन्युफैक्चरर है, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है किसी और तरह से। तो यानी कि ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इस टैक्स के बर्डन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे उस मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर पर, रिटेलर ने हम पर शिफ्ट कर दिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? जो हम लोग गुड्स और सर्विसेज पर पे करते हैं। जब हम लोग सपोज हम लोग जब डोमिनोज जाते हैं या किसी भी कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? उसकी जो एक्चुअल जो वर्थ होती है उससे ज़्यादा प्राइसेस होते हैं। वो प्राइसेस कहाँ से इंक्लूड होते हैं? वो जीएसटी, और आप लोगों को कई सारे बिल्स पे करने पड़ते हैं उसमें टैक्स। तो वो टैक्स क्या है? वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेम चीज़ फ्रांस में भी थी, बस उसके नाम चेंज थे। कौन कौन से थे? सबसे फर्स्ट है हमारा टाइल। आई होप कि आपको अब इजीली समझ आएगा कि जो टाइल था वो एक डायरेक्ट टैक्स था। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? कि जिस पे भी वो टैक्स लगाया जाएगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट यानी कि लुई 16 को पे कर रहा है। तो इट वॉज अ टैक्स लिवाइड बाय, लिवाइड का मतलब एक्चुअल में थोपना होता है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम पर टैक्स लगाया जाए, तो हम जनरली उसको थोप देते हैं किसी पर। तो क्या है? इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द किंग ऑन, मतलब कि लुई 16 ऑन द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट पे। मतलब कि टाइल एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट यानी कि लुई 16 डायरेक्टली थर्ड एस्टेट पे करते, थर्ड एस्टेट पे लिवाई करती है। थर्ड एस्टेट क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था फ्यूडल सिस्टम में कि टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट थी, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। तो ये हमारा फर्स्ट टैक्स है टाइल, विच इज आर डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है हमारा टिथ। टिथ क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो थर्ड एस्टेट पर ही लगाया जा रहा है, बट कैसे? इनडायरेक्टली। वो पे होना तो लुई 16 को है, बट कैसे पे होगा? घूम फिर के पे होगा, इनडायरेक्टली पे होगा। तो टिथ वॉज अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट्स। ये वो टैक्स है जो चर्च लगा रही है, किस पे? पीजेंट्स पे। पीजेंट्स कौन होते हैं? जो ज़मीनों पे काम करते हैं। ज़मीनों पे काम मतलब खेती बाड़ी जो करते हैं। तो जितने भी चर्च के फादर्स हैं वो सब लोग टैक्स लगा रहे हैं पीजेंट्स पे। मतलब ना ही वो कोई गवर्नमेंट है ना ही कुछ और, फिर भी उनको क्या मिला? ये एक प्रिविलेज है उनको कि वो जो टैक्स है वो थोड़ा बहुत अपने पास भी रखेंगे। तो यानी कि टिथ वॉज अ टैक्स
लिवाइड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट्स मतलब कि थर्ड एस्टेट, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। इस टैक्स में इनडायरेक्टली उन्हें पे क्या करना था, इसमें पे करना था कि एक पीजेंट जितना भी प्रोड्यूस करेगा उसे उसका 1/10 पार्ट चर्च को पे करना होगा और चर्च उसको फर्दर आगे पे कर देगी। तो टिथ क्या था, टिथ वॉज अ टैक्स, या बोल सकते हैं टिथ वॉज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट्स, ब्रैकेट में थर्ड एस्टेट। आपको अपने एग्जाम में इसी तरह से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आने हैं कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, पीजेंट्स पर लगाया जा रहा है। पीजेंट्स कौन है, थर्ड एस्टेट में इंक्लूडेड है। कंप्राइजिंग, किस चीज़ को वो कंप्राइज कर रहा है, 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पीजेंट्स जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/10 पार्ट उन्हें चर्च के फादर्स को पे करना होगा। अब ये दो वो टैक्सेस हैं जो आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में भी वो पूछ लेगा या फिर इसको एक अलग से कॉज भी पूछ लेगा। मैं हर एक कॉज के बारे में इतना एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो एग्ज़ाम में सारे कॉजेज़ के बारे में पूछे, वो आपसे सिर्फ कुछ ही कॉजेज़ के बारे में भी पूछ सकता है, 1 या 2। तो आप लोगों को उसे फुल लेंथ में एक्सप्लेन करना होगा और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सीधा 5 मार्क में या फिर 3 मार्कर में आएगा, जिसमें आपको हर एक चीज़ को एटलीस्ट 3 पॉइंट्स में लिखना ही होगा। तो नेक्स्ट हमें अभी क्या पढ़ा, टाइल के बारे में, टिथ के बारे में। अब कुछ और भी टैक्सेस थे, सम इनडायरेक्ट टैक्सेस वर ऑल्सो लिवाइड ओनली ऑन द थर्ड एस्टेट, कि ये दोनों टैक्स उन्हें पे करनी है, साथ ही साथ कुछ इनडायरेक्ट और भी टैक्सेस थे जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट को पे करने थे। जब भी हम लोग अपने फ्यूडल ड्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों को ये वर्ड ओनली ऑन द थर्ड एस्टेट बार बार यूज़ करना होगा। अच्छा, इसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फ्यूडल ड्यूज़ है और वो फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम मतलब कैसे लोगों को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया था। फ्यूडल ड्यूज़ मतलब कि उस सिस्टम में उन पर किस तरह से ड्यूज़ मतलब कि टैक्सेस लगाए जा रहे थे। फ्यूडल का मतलब क्या होता है, हम इसमें बार बार फ्यूडल यूज़ करें। फ्यूडल का मतलब होता है जब हम लोगों को वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम होता है, फ्यूडलिज्म होता है, तो सेम चीज़ फ्यूडल ड्यूज़ क्यों, क्योंकि हमने लोगों को वर्टिकली डिवाइड किया है। वर्टिकली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, वर्टिकली डिवाइड करने का मतलब होता है कि तीनों के पास पावर्स अलग अलग हैं और जो भी यहाँ पे होगा वो क्या होगा, सुप्रीम होगा, और जो लास्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा लोअर होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूडल ड्यूज़ के बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब कहीं पर लड़ाई होती है ना तो वो पैसों की वजह से होती है, जब कहीं पे भूखमरी फैल जाती है। लेकिन इसके रीजंस क्या होते हैं, इसका रीज़न होता है पॉपुलेशन का बढ़ना। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेट्स सपोज मैं आपको फिर से वो एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके घर में सडनली 10 से 15 मेंबर्स हो जाए, और ज़रूरी नहीं है वो 15 मेंबर्स एक ही तरह से हो, वो आपके गेस्ट भी हो सकते हैं। अगर 10 तुम लोग रहते हो एक फैमिली में और 5 मेंबर्स और इंक्लूड हो गए तो क्या होगा, लॉकडाउन के टाइम पे स्पेशली जितना भी हमारे पास राशन था हमें उसी से काम चलाना होगा। रोटी सब्जी तो ठीक है, लेकिन जब बात बादाम या ड्राई फ्रूट्स वगैरह की आएगी या नॉर्मल फ्रूट्स की आएगी तो हमें उसको डिवाइड करना होगा, और जब वो चीज़ डिवाइड करनी पड़ती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम लोग अपना खाना क्यों किसी को दें। तो सेम चीज़ इसमें हो रही थी। पॉपुलेशन ग्रोथ से 1715 में 23 मिलियन लोग थे और 89 में 28 मिलियन लोग हो चुके थे। ये इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी। अब पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोग खाना भी खाएंगे। मतलब कि जहाँ 10 लोग अगर मान लो 20 रोटियां उनके लिए कंज्यूम हो रही है तो 15 लोगों के लिए कितनी होंगी, और स्पेशल ऑब्वियसली बात है कि जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, मतलब कि फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि पॉपुलेशन और डिमांड में क्या रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब जब फूड ऑफ ग्रेन्स बढ़ चुकी है, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ चुकी है तो क्या होगा,
वहाँ पे प्राइसेस जो होंगे वो भी बढ़ने लग जाएंगे। मैं फिर से एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये मार्कर है और मैं इसे 10 रुपये का बेच रही हूँ और इसको खरीदने वाले 5 लोग हैं, अब सडनली मेरे पास 8 लोग आ जाएं इसे खरीदने के लिए, तो क्या मैं तब भी 10 रुपये का बेचूंगी? नहीं, मैं उसके प्राइसेस को बढ़ा दूंगी, क्योंकि अगर मेरे पास मार्कर्स लिमिटेड है, खरीदने वाले बढ़ गए हैं, तो मैं क्या करूंगी? अपने प्रॉफिट को बढ़ाना शुरू कर दूंगी। और जब प्रॉफिट को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट को बढ़ाने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर से मैं बता दूं, पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, तो प्राइसेस भी इंक्रीज। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात आती है फ्रांस में। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, और जब मुसीबतें आती हैं तो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं। डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ वहाँ पे ड्रॉट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, वहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ पे अकाल पड़ गए, जिस वजह से उनका जो हार्वेस्ट था वो और ज़्यादा कम हो गया। एंड इट लेड टू द सिचुएशन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इससे क्या सिचुएशन बनी? सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी है और ये 3 मार्कर में भी आ जाएगा अगर वो इस रीज़न के साथ, इस कॉज के साथ इंक्लूड हुआ। तो अब बात आती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में गुजारे लायक कोई चीज़ होना, यानी कि हमारी बेसिक नीड्स का होना। अब क्राइसिस का मतलब क्या होता है? जब हमारी कोई भी चीज़ क्राइस में हो, मतलब कि उस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो एंडेंजर्ड हो। तो यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन? जब हमारी व्हेन आवर बेसिक नीड्स आर एंडेंजर्ड, जब हमारे बेसिक नीड्स पे क्या हो जाती है? एंडेंजर्ड हो जाती है, मतलब कि प्रॉब्लम में आ जाती है, वो भी ख़त्म होने लग जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वो हम लोग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो इसे डेफिनेशन में सिचुएशन, सब्सिस्टेंस मतलब कि बेसिक नीड्स, तो बेसिक नीड्स, और क्राइसिस का मतलब एंडेंजर्ड होना। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज अ सिचुएशन इन विच बेसिक नीड्स आर एंडेंजर्ड। तो तीनों वर्ड से ही हमारी पूरी डेफिनेशन बन जाती है। अब क्या हुआ कि प्राइसेस बढ़े, डिमांड बढ़ी, साथ ही साथ जो प्रोड्यूस था, जो प्रोडक्शन था, वो कम हो गया। जब प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है ना, तब भी हम लोग प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, और यहाँ तो प्रोडक्शन कम ही हो गया, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, प्याज वाला, जब उसके रेट बढ़े थे तो क्या हुआ था? जब किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएं तो लोगों को प्रॉफिट उससे भी चाहिए, और उसे वो लोग होल्ड करके भी रख लेते हैं, मतलब स्टॉक करके रख लेते हैं कि हम इसको थोड़ी और डिमांड बढ़ने दो, थोड़े और प्राइसेस बढ़ने दो, तब उसको बेचेंगे ताकि और ज़्यादा हमें क्या हो? प्रॉफिट हो। तो इसीलिए फ्रांस में भी क्या हुआ? जितने भी प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन वो कम हो गया, और जितने भी रिटेलर्स थे उन लोगों ने चीज़ों को, उन लोगों ने जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी, जो भी कमोडिटीज़ यानी कि गुड्स थे, उन्हें होल्ड करके रखना शुरू कर दिया था। ये भी हम लोग इस सिचुएशन में लिख सकते हैं। तो यानी कि हमने कौन कौन सी सिचुएशन पढ़ ली है? हमने अभी तक 2 सिचुएशन पढ़ी है, एक्चुअली 3 पढ़ ली हैं। फर्स्ट कौन सी है हमारी सिचुएशन? फर्स्ट सिचुएशन है फ्यूडल सिस्टम की। फ्यूडल सिस्टम में क्या है? लोगों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्लर्जी, नोबल्स, थर्ड एस्टेट। क्लर्जी में कौन आते हैं? क्लर्जी में आते हैं, क्लर्जी से क्या बना? चर्च, सी और सी, तो यानी कि क्या हुआ? फादर्स ऑफ द चर्च क्लर्जी में आते हैं। नेक्स्ट इज आर नोबल्स, सोल्जर्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द किंग, किस में इंक्लूड होते हैं? वो लोग नोबल्स में इंक्लूड होते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? थर्ड एस्टेट। जितने भी बचे हुए लोग हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, वो क्या होंगे? हमारे थर्ड एस्टेट में इंक्लूडेड हैं। जितने भी पीजेंट्स हैं, जितने भी एजुकेटेड पर्सनस हैं, अनएजुकेटेड पर्सनस हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, या फिर प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, ये सब किस में इंक्लूडेड है? हमारे थर्ड एस्टेट में है। तो ये क्या था? हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड कॉज क्या है हमारा? फ्यूडल ड्यूज के बारे में। फ्यूडल मतलब लोगों को वर्टिकली डिवाइड करना, और ड्यूज मतलब उन पर टैक्सेस लगाना। और वर्टिकली जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो लोगों के पास पावर सुप्रीम होती है या फिर कम हो जाती है जो नीचे वाले लोग होते हैं। तो अब क्या होगा? हमने पढ़ा कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे वो 2 तरह के टैक्सेस थे। कौन कौन से? टिथ एंड टाइल।
टाइल कौन सा टैक्स था, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वो जो बर्डन था वो किस पे था, ओनली ऑन थर्ड एस्टेट पे था, बिकॉज थर्ड एस्टेट ही हमारी क्या थी, टैक्स पेयर्स थी, ओनली टैक्स पेयर्स थी। नेक्स्ट हमारा क्या था, टिथ। टिथ एक इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज लिवाइड बाय द चर्चेज ऑन द थर्ड एस्टेट कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। टोटल प्रोड्यूस का 1/10 को कंप्राइज किया हुआ था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइसेस भी बढ़ने लगे। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताया था कि जब मुसीबत आएगी तो हर तरफ से आएगी। तो जो पॉपुलेशन और ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, प्रोडक्शन सेम नहीं रहा, ना ही वो बढ़ा, इनफैक्ट प्रोडक्शन कम हो गया। किस रीज़न से, वहाँ पे ड्रॉट एंड हेल की वजह से जो हार्वेस्ट था वो रिड्यूस हो गया। उसे डिस्ट्रॉय मत कर देना, वो सिर्फ रिड्यूस हुआ है। डिस्ट्रॉय हो गया तो लोग भूखे ही मर जाएंगे, वो कम हो गया है सिर्फ। और जब वो कम हो जाते हैं तो क्या होता है, इट लेड टू द सिचुएशन ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। फिर से वही चीज़, ये क्या है, सिचुएशन है। सबसिस्टेंस का मतलब बेसिक नीड्स, क्राइसिस का मतलब एंडेंजर। तो क्या बना, सबसिस्टेंस क्राइसिस इज अ सिचुएशन इन विच आर बेसिक नीड्स आर इन एंडेंजर, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स एंडेंजर्ड हो जाती हैं, उसमें वो फुलफिल होना कम हो जाती हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ, ऊपर से जब मैंने बताया कि जब हमारे यहाँ पर किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जितने भी रिटेलर्स होते हैं उसको होल्ड करना शुरू कर देते हैं, मतलब स्टॉक बनाना शुरू कर देते हैं कि जब प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, जब वो अपने पीक पॉइंट पर होंगे, तब हम लोग वो सारी चीज़ें बेचेंगे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये 3 कोर्स हमने पढ़े हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 में हुई थी। 1774 में जो किंग था, हु वाज द किंग, लुइस 16, उसको क्या मिला था, वो थ्रोन मिला था। लुइस 16 किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, वो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। हु वाज हिज वाइफ, उसकी वाइफ कौन थी, मैरी एंटोइनेट, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं यूज़ करना है, वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, पूरे ऑस्ट्रियन एम्पायर की प्रिंसेस थी। वो कौन, मैरी एंटोइनेट। उस दिन क्या हुआ था, 7000 लोग गैदर्ड हुए थे, 7 प्रिजनर्स को छुड़ाया था, बासिल फोर्ट को तोड़ दिया था, उसके फ्रेगमेंट्स को बेच दिया था, और जो वहाँ का कमांडर था वो मर गया था। ये सारी चीज़ें कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। हमने इसके 3 कॉज भी पढ़ लिए। अब इसके जो बाकी के कॉज हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी ज़्यादा थोड़े बहुत लेंथी है, इसलिए वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर हमें हिस्ट्री में आंसर्स को लिखना है तो चीज़ों को रटना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ कहानी पता होनी चाहिए, 2-4 कहावतें आनी चाहिए और कॉमन सेंस होना चाहिए बहुत सारा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री में अगर आपको ये कहानी पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली अपने पॉइंट्स बना सकते हो। और अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो ऐसे वर्ड्स की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं जिससे हमारा जो आंसर है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो यही तरीका है सोशल स्टडीज़ मेनली हिस्ट्री में कैसे भी करके मार्क्स को लेने का, कि कॉमन सेंस लगाओ और स्टोरीज़ को याद करो। और इनकी स्टोरीज़ तो है भी बहुत बड़ी, एकदम बेवकूफ़ी वाली, कि किसी को अकल ही नहीं कि वो वहाँ पे हो क्या रहा है। लुइस 16 बैठा हुआ है, उसने खुद ही अपने ऊपर लोन यानी कि डेट चढ़ा लिया है, वो क्या लोगों की हेल्प करेगा। तो ऐसे में जो सिचुएशन होती है ना वो और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, और ये सिचुएशन और कई गुना ज़्यादा ख़राब होगी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।